नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है ये बात करता है अरेस्ट के बारे में। जिस प्रकार से हाल ही में कुछ केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट ने, लोअर कोर्ट में खासकर, बेल देने से यहाँ पे मनाही, जमानत देने से मनाही की है। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से हमारे देश में सख्त कानून है उनके कारण बेल डिनाई किया गया, लेकिन इसके चलते हुए जो एक चीज़ देखने को मिली वो ये कि यहाँ पर अरेस्ट देखने को मिले। अरेस्ट मतलब स्वतंत्रता पे, किसी की भी स्वतंत्रता पे एक पाबंदी डालना। तो अपने आप में ये कितना सही है और क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया है सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार की ओर से। तो बड़ा अपने आप में ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, देखेंगे हम इसे डिटेल में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब देखते हैं हमारा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू ये है कि हेमेटोलॉजिक डिसीज़ जो है ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो कि प्रभावित करता है, आपको ऑप्शन ए है ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि वाई देयर इज ए नीड टू चेंज ऑलमोस्ट नॉन बिलेबल प्रोविजन फ्रॉम डिफरेंट लॉज। तो नॉन बिलेबल ऐसे प्रोविजन जिसमें ऑलमोस्ट बेल मिल ही नहीं सकता, ऐसे जो प्रोविजंस हैं हमारे कानून में, ऐसे जो प्रावधान है हमारे कानून में, इनको बदलने की आवश्यकता क्यों है। तो ये उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल यह है आज का कि समाचार में किस कारण से ये रहा है जिसके कारण यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। तो हाल ही में स्टैन स्वामी का केस हो, आर्यन खान का केस हो, चेयरमैन ऑफ एसबीआई का केस हो, सिद्दीकी कप्पन या रिया चक्रवर्ती जो कि आज से 1 साल पुराने केस है, इन सारे ही केसेस में हमें जो एक कॉमन चीज़ देखने को मिली वो ये कि इसमें अननेसेसरी अरेस्ट देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून के प्रावधान ऐसे थे और कोर्ट का रुख भी उस प्रकार का था। ये चीज़ महत्वपूर्ण इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो अगर हम देखें प्रेजेंट सिचुएशन को, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी लाइफ को हम डिप्राइव नहीं कर सकते, ना ही इसकी पर्सनल लिबर्टी को, मतलब इसकी स्वतंत्रता को, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई प्रोसेस ये लॉ के द्वारा ये किया जा रहा हो, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर बाय लॉ। तो लॉ के द्वारा हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं उठा सकते, ऐसे कदम नहीं उठा सकते कि इसकी पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन अलग अलग केसेस में कहा है कि जेल जो है ये एक्सेप्शन होता है और बेल जो है वो रूल होता है, कि बेल नियम है और जेल जो है ये अपवाद है। लेकिन अगर हम देखें तो ट्रायल कोर्ट्स ने इन सारे ही मामलों में देखें तो ट्रायल कोर्ट्स ने यहाँ पर बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है और मामला जाके जब हाई कोर्ट में जाता है तभी इन लोगों को, एक्यूज्ड को, रिलीफ मिल पाती है। तो ऑलमोस्ट नॉन अवेलेबल प्रोविजन जो हमारे कानून में दिए गए हैं इनको चेंज करने की आवश्यकता है। सेक्शन 45 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो स्टेट करता है अपने आप में ऐसे ही जो ऑलमोस्ट नॉन अवेलेबल प्रोविजन है उन्हीं में से एक प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रोविजन है सेक्शन 45, जो कहता है जज हैज टू बी रीजनेबली श्योर that the accused is non-guilty of the said offense and will not commit any while on bail। तो यहाँ पर कैसे कोई जज, प्रश्न ये है कि कैसे कोई जज इतना श्योर हो सकता है कि वो एक्यूज को इनोसेंट माने इतने इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रायल में ही, और जब वो बेल पे छूटे तो जज की कैसे गारंटी ले सकता है कि ऐसा वो कोई और एक्यूज क्राइम नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट, जिनके पास में तुलनात्मक रूप में हाईकोर्ट जितनी शक्तियां नहीं होती, वो यहाँ पर बेल देने में जनरली काफ़ी कोताही बरतते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे अननेसेसरी अरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इस कानून का ओरिजिन कहाँ देखने को मिलता है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1975 में। 1975 में टैक्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल लॉ प्रोविजंस लाए गए। इन क्रिमिनल लॉ प्रोविजन इतने सख्त थे कि इसमें ऑलमोस्ट नॉन बिलेबल प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है जो कि प्रोसिक्यूशन पे होता है जनरली,
सामान्यतः प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखें तो अपनी जो नाइंसाफ़ी है यहाँ पर, या अपना जो निर्दोष अपने आप को एक्यूज को साबित करना होता है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये एक्यूज पे होता है। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंट वाज हेल्ड नेचुरली प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल इंटेंट है इसे ही प्रिज्यूम किया जाता है। तो इसी के चलते काफ़ी अनचेक्ड टेंडेंसी ऑफ अरेस्टिंग देखने को मिलती है। काफ़ी सिविल सर्वेंट्स और ऐसे मीडिया प्रोफाइल्स को अरेस्ट किया गया है जो कि जिसने बड़ी बड़ी सुर्खियाँ बटोरी है। उदाहरण के लिए 2G स्कैम की बात की गई है। इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो है इनको करीब करीब 12 महीनों तक जेल में रहना पड़ा और फिर 1 साल बाद इन्हें एक्विट कर दिया गया। तो यहाँ पे अननेसेसरी इनकी जो पर्सनल लिबर्टी थी ये 12 महीनों तक यहाँ पर कर्टेल रही। उसके अलावा इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जेलों में जो लोगों की संख्या है, एक्यूज्ड की जिनकी संख्या है, उनमें अंडर ट्रायल 70% हो गए। तो जेल में जितने प्रिजनर हैं उनमें 70% तो अंडर ट्रायल से। अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि जितने लोग हैं उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, जो अभी तक आरोपी सिद्ध हुए ही नहीं है, लेकिन जेल में रहते हुए उनकी पर्सनल लिबर्टी तो चली जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अंडर ट्रायल तो सफ़र कर रहे हैं, उनके अलावा जिन्हें ऑलरेडी यहाँ पर सज़ा दी जा चुकी है उन्हें भी एक ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में रहना पड़ रहा है। तो अंडर ट्रायल तो पहले ही सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे हैं, जो एक्यूज्ड है, जो ऑलरेडी प्रिजनर है, जिनको यहाँ पर जिनका आरोप सिद्ध हो गया है, उन्हें भी जेल में इतना लंबे समय रहना पड़ रहा है, वो भी ओवर क्राउडेड स्थिति में, जो कि ह्यूमन राइट्स का अपने आप में वायलेशन है। यहाँ पर आर्टिकल में राइटर ने तारीफ़ की गई है कि जिस तरीके से कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया, जो स्ट्रेंथिंग क्रिमिनल प्रोविजंस थे इनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा मूव है सही डायरेक्शन में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट शुड टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस अरेस्ट प्री एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू कर्ब द सेम। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है कि यह स्व यहाँ पर सो मोटो जो है वो कॉग्निजेंस ले, खुद से इस मुद्दे को उठा के यहाँ पर वो मामला चलाए और सरकार से इसके बारे में अपना रुख जाने। उसके अलावा मोस्ट बेल रिफ्यूज्ड आर फ्रॉम पुअरेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़। तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, अगर हम इसमें देखते हैं तो बेल उन लोगों को रिफ्यूज़ की गई है जो कि समाज के निचले तबके से आते हैं, आर्थिक रूप से जो इतने संपन्न नहीं हैं। तो यहाँ पे जजेस को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि वो भी इस स्थिति को समझे कि जो पुअरेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ है ये अपने आप को बेल के लिए जो श्योरिटी होती है, जो बॉन्ड होती है, ये फर्निश नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एन इमीडिएट अरेस्ट एट द FIR स्टेज हार्म द रेपुटेशन। और उसके अलावा FIR स्टेज पे अगर अरेस्ट किया जाता है, खासकर उन पर्सनालिटीज़ का जो कि मीडिया में काफ़ी बड़ा नाम है, तो ये भी अपने आप में एक रेपुटेशन को अफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं अधिकारों का उल्लंघन साबित करता है। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट एक्विटल डज नॉट रिमूव दिस कैप। तो रिया चक्रवर्ती की अगर हम केस में देखें तो यहाँ पर और भी जो दूसरे केसेस है, यहाँ पर स्टार्टिंग में FIR जब फाइल हुई तो काफ़ी एक हवा देखने को मिला। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर सब्सिक्वेंट आगे फ्यूचर में चल के अगर एक्विटल भी हो जाता है, लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो अपने आप में ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो चलिए आज का आर्टिकल हमारा यही समाप्त होता है। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।